जय हिंद बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल बात करने के पीछे हमारा जो सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक तो सोसाइटी में अवेयरनेस क्लियर करना, अवेयरनेस करना, लोगों को अवेयर करना कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और हमारा 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा इंपॉर्टेंट, और मैं तो इसे लोगों सोसाइटी में लोग इसे अपवित्र मानते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूं ये दुनिया का सबसे पवित्र साइकिल में से एक है। ईमानदारी से सोच करके कभी आप देखिएगा कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हुआ होता तो क्या यह सृष्टि का कल्पना करना पॉसिबल था क्या? अगर हम एनिमल्स ना होते, और खास करके जिन एनिमल्स में होता है जिन्हें हम प्राइमेट्स बोलते हैं, हम ह्यूमन फीमेल की बातें कर रहे हैं, हम मंकी एप्स की बातें कर रहे हैं, अगर क्या ह्यूमन फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ होता तो क्या हम सब पैदा हो सकते थे? क्या हम और आप इस दुनिया में आ सकते थे? इस दुनिया के इतने खूबसूरत आर्टिफिशियल कल्चर की जो बातें हम करते हैं, क्या ये पॉसिबल था? नहीं था। दैट इज वाई मेंस्ट्रुअल साइकिल अपवित्र नहीं बल्कि ये बहुत ही पवित्र साइकिल है। पहली बात तो ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। बात हम करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक ऐसा इंपॉर्टेंट साइकिल, एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट जो जनरली एक स्पेशल ऑर्डर, जो किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया के एक स्पेशल ऑर्डर है, जिन ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स में ही देखा जाता है। और जैसी हम प्राइमेट्स की बातें करते हैं तो प्राइमेट्स में कौन आते हैं? हम ह्यूमंस आ गए, ह्यूमन में ध्यान रहे, फीमेल की बातें कर रहे हैं, सब जगह फीमेल की ही बातें कर रहे हैं। ह्यूमंस आ गए, मंकी आ गए, एप्स आ गए। इन तीनों ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसके अलावा कहीं भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जगह पर कोई दूसरा साइकिल हो सकता है, जैसे स्ट्रेस साइकिल होता है नॉन प्राइमेट्स में, जैसे काउ, बफेलो एक्सेट्रा की हम बातें करते हैं, तो वहां पर साइकिल तो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसा भी इवेंट होता है, लेकिन वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, बल्कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह पर एक दूसरा साइकिल होता है, जिस साइकिल को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस साइकिल। हमारा सिलेबस में फिलहाल वो नहीं बात करना है। आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस साइकिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। दैट इज वाई हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ही बात करेंगे। अब देख सकते हो इस डायग्राम को, इस डायग्राम में क्लियर कट दिखा रहा है कि यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है। एक साइक्लिक इवेंट कहने का मतलब क्या, कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर जाकर खत्म हो रहा है और फिर से वहीं से रीस्टार्ट हो जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि आपको एक ब्लीडिंग जहां पर दिखाई दे रहा होगा, ब्लीडिंग बिगिंस, यानी एक ऐसा फेज जहां से ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट होता है, जिस ब्लीडिंग को हम लोग मेंसेस भी बोलते हैं, यानी ये जो ब्लीडिंग फेज है इसे सिंपली हम लोग मेंसेस भी बोलते हैं, जहां से मेंसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद एक और फेज होता है जहां पर किसी चीज का ग्रोथ होता है। किस चीज का ग्रोथ होता है, वो सब्सटेंस क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। जिस फेज को हम लोग सिंपली फॉलिकुलर फेज के नाम से भी जानते हैं, ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसके बाद एक फेज आता है जहां पर एक्चुअली ड्यू टू इंडक्शन या फिर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स, वो हार्मोन कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। जो ओवम है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, यानी सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ये ओवम रिलीज हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte फर्दर ग्रोथ के लिए जाता है। जब स्पर्म से टकराता है तो उसमें कुछ सेकंड म्यूटेट डिवीजन होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओवम में कन्वर्ट होता है, और तब जाकर के फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो पाता है। इसके बाद एक फेज और आता है जहां पर जो फेज लगभग ऑन एन एवरेज में बात करूं तो एक 14th डे पर एक कांस्टेंट रहता है ना। ये 14 दिन का फेज हमेशा कांस्टेंट फेज रहता है, जिस फेज को जनरली हम लोग या तो ग्लैंडुलर फेज के नाम से जानते हैं या फिर सेक्रेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 4 फेज में डिवाइडेड है। पहला फेज मैं क्या बोल रहा हूं, ब्लीडिंग फेज या फिर मेंसेस फेज। सेकंड को मैं क्या बोल रहा हूं, फॉलिकुलर या फिर ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। थर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेटरी फेज। और फोर्थ फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, जो हमेशा 14 दिन का ये फेज कांस्टेंट होता है। जैसे ग्लैंडुलर फेज खत्म होता है, अब यहां पर कंडीशन है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पर स्टॉप कर जाता है। लेकिन अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट करना शुरू कर देता है, रीस्टार्ट करना शुरू कर देता है। यानी फिर से जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल का स्टेट ऑफ टूटना शुरू हो जाता है और एंडोमेट्रियम के सेल्स के टूटने के कारण, जो फॉलिकल्स वहां पर ग्रोथ किया है, जो सेल वहां पर ग्रोथ किया है, उसके टूटने के कारण ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ब्लड वहां से निकलना शुरू हो जाता है थ्रू द वेजाइनल ऑरिफिस या फिर वेजाइनल रूट। क्लियर है? यानी मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल जहां पर साइक्लिक इवेंट की हम बातें कर रहे हैं, जो एक फेज स्टार्ट होता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, और जैसे चौथा फेज खत्म होता है वैसे पहला फेज रीस्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंडीशन है कि रीस्टार्ट होने के लिए फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगा होगा, और अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले अप टू प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी अप टू 6 मंथ, मैक्सिमम अप टू 6 मंथ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर उसके बाद रीस्टार्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक्चुअल में ये दो साइकिल को अपने अंदर इंक्लूड करता है। एक साइकिल जिसे हम बोल सकते हैं जहां पर हम बोल सकते हैं कि ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहा है, ओवेरियन साइकिल जिसे हम सिंपली बोल सकते हैं, यानी ओवेरियन साइकिल प्लस यूट्रस के अंदर जो जो चेंजेस चल रहा है, यानी यूटेराइन साइकिल, यानी यूट्रस के अंदर जो जो चेंजेस चल रहा है, यानी दो जगह पर चेंजेस होता है। एक यूट्रस के अंदर चेंजेस होता है और सेकंड ओवरी के अंदर चेंजेस होता है, और दोनों के चेंजेस को हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ओवेरियन साइकिल के अंदर चेंजेस होता है और इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण रिप्रोडक्शन का फिनोमेनन फुलफिल हो पाता है ना? दैट इज वाई इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे जस्ट अ सेकेंड। आप देख सकते हैं यहां पर एक साइक्लिक इवेंट होता हुआ आपने को दिखाई दे रहा होगा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं साइक्लिक इवेंट होता है। अब इस साइक्लिक इवेंट में आखिर होता क्या क्या है तो उसके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में द रिप्रोडक्टिव साइकिल ये कहां पर प्रेजेंट है तो प्राइमेट्स के फीमेल में प्रेजेंट है। प्रेजेंट्स इन द फीमेल प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। Therefore, the term menstrual cycle is applied to the cyclical event that occur in the endometrium wall of every month. अब अपने को एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये एंडोमेट्रियम वॉल ये है क्या? ये एंडोमेट्रियम वर्ड कहां से आया? तो मैं आपको बता दूं कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो इनर वॉल होता है, यूट्रस का जो इनर वॉल है, ये इनर वॉल को हम लोग नाम क्या देते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम 3 डिफरेंट लेयर से बना होता है। जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं? एंडोमेट्रियम। क्लियर है? आगे यहां पर हमें दिखाई दे रहा है इन ह्यूमन फीमेल menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days। यानी ये बात हमें पता होना चाहिए कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ह्यूमन में ऑन एन एवरेज आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है कि 28 दिन का ही होता है। यानी एक फीमेल के अंदर जो आइडियल डेज बोला गया है वो 28 डेज का बोला गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 28 दिन का ही हो। एक कम भी हो सकता है, यानी 24 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है, 26, 27 कुछ भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है, 29, 30, 31, 32 कुछ भी हो सकता है। यानी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहता है। वो कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा गड़बड़ी नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि अलग अलग फीमेल में चूंकि बॉडी कंडीशन सबका अलग अलग है उसके अकॉर्डिंग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज वेरी करता रहता है। लेकिन ऑन एन एवरेज हमें पता होना चाहिए कि आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज कितना होता है तो 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है। आगे
अब यहां पर हम देख सकते हैं द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड दैट इज कॉल्ड द मेनार्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने को ध्यान रखना है कि मेनार्की क्या होता है कि जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। जैसे कोई बच्ची जन्म लेने के बाद 8 साल 10 साल 12 साल की इस एज में प्यूबर्टी अटेन कर लेती है और उसी एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है पहली बार। यानी एक गर्ल चाइल्ड में जब प्यूबर्टी अटेन कर लेती है एट द एज ऑफ 8 या 12 ईयर, 8 से 12 साल के बीच में, है ना, ये ऑन एन एवरेज बोला जाता है 12 साल, लेकिन एक कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी जब 8 से 12 साल में प्यूबर्टी अटेन कर लेती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार जो स्टार्ट होता है, उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल के लिए हम लोग वर्ड क्या देते हैं, मेनार्की। ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके लिए वर्ड क्या देते हैं, मेनार्की। वन ओवम इज रिलीज्ड, और ये जो ओवम रिलीज हो रहा है, एक्चुअल में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओवम रिलीज नहीं होता, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी 28 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 28 दिन का बीचों बीच का 14वें दिन, तो एग्जैक्टली ऑन द 14th डे एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओवरी से। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, है ना। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसे अलग अलग मेजर इवेंट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका जो सबसे पहला इवेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड जो इवेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। थर्ड जो इवेंट है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवुलेटरी फेज। और जो फोर्थ इवेंट है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया था, ग्लैंडुलर फेज या ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, अलग अलग नाम से जानते हैं। अब मेंस्ट्रुअल फेज क्यों बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज क्यों बोलते हैं, ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं, ये सारी बातें हमें जानना है, जो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं चीजों को कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में जो मेजर चेंजेस होता है वो कहां होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी के अंदर होता है। ये जो डायग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये ओवरी का ही डायग्राम है। और आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं कि जब बच्ची मां के गर्भ में होती है, तभी उसके दोनों ओवरी में जितना फीमेल गैमेट का जो मदर सेल है, यानी फीमेल गैमेट को जो जन्म देने वाली सेल है, उसका ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका होता है। यानी जन्म लेने के बाद एक भी नया फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जितना फीमेल गैमेट बनना होता है, उस बच्ची को जन्म लेने से पहले ही बन चुका होता है। सिर्फ अब चेंजेस क्या होता है कि जब उस बच्चे के अंदर जन्म होता है, जन्म लेने के बाद वो प्यूबर्टी कंडीशन को अटेन करती है, तब उसके अल्टरनेट ओवरी से हर मंथ एक एक गैमेट मैच्योर होती है। मैच्योर होने का मतलब क्या, कि वो म्यूटिक डिवीजन को फॉलो करती है। म्यूटिक डिवीजन को फॉलो करने के बाद फर्दर प्रेगनेंसी यानी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है। क्लियर है। यहां पर वही चीज दे रखा है कि आप इस ओवरी के डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है छोटे छोटे, ये कुछ और नहीं बल्कि फीमेल गैमेट है। लेकिन फीमेल गैमेट अभी कैसा है, इमैच्योर है, अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। इसके अंदर कुछ सर्टेन चेंजेस होता है। चेंजेस में क्या होता है कि जो अभी फीमेल गैमेट है, जिसे हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte के बाहर बाहर कुछ फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है, जिसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर उसके अंदर और बड़ा चेंजेस आता है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और ऐसे चेंज होते होते आप देख सकते हो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं। जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनने के टाइम पर ये जो प्राइमरी oocyte था, इससे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और एक कन्वर्ट किस में हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte बनता तो है, साथ में एक छोटा सा स्ट्रक्चर और बनता है जिसे हम लोग पोलर बॉडी बोलते हैं। और एक पोलर बॉडी पहली बार बनता है। उस पोलर बॉडी का फेट, भाग्य, फ्यूचर आज तक सर्टेन किसी के पास नहीं है कि वो डिजेनरेट करता है या फर्दर डिवाइड करता है। हम डिजेनरेट बोल देते हैं जनरली कि डिजेनरेट कर जाता है। अब यहां से यहां तक आने में लगभग 13 दिन का यात्रा होता है। एंड एक्जैक्टली ऑन द 14th डे ये जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, ये रप्चर कर जाता है। और रप्चर करने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte इसके अंदर है, सेकेंडरी oocyte रिलीज कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है, वो रिग्रेस कर जाता है और रिग्रेस करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करता है।
और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिलीज करता है। और आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इस प्रोजेस्टेरॉन का होना बहुत जरूरी है। यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन ही कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन। दैट इज व्हाई प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग मेनली क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी कॉर्पस ल्यूटियम बना नहीं रहता। दो कंडीशन इस कॉर्पस ल्यूटियम के साथ की, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम अगले आगे 9 महीने तक मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करते रहता है, लेकिन बाद में प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करवाता है। लेकिन अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब एक कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डिजेनरेट कर जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस बनते ही नया मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दे रखा है द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। आपको क्लियर कट यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका जो पहला फेज है, इसके पहले फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन और फिर मेंसेस के नाम से भी जानते हैं, जो लगभग 3 से 5 दिन, मिनिमम 3 दिन होता ही होता है और 5 दिन तक तो ऑन एन एवरेज आइडियल बोला जाता है। ये 5 से 6 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज क्या बोला जाता है कि ये 5 दिन का ही होता है। इसके बाद ये जो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन क्या कि जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम वॉल है वो अपने सेल्स को बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर चुका है, अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद में है कि भैया ओवम रिलीज हुआ है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर चुका है, मेल गैमेट आएगा, उसे फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, जो मेरे से आकर के अटैच करेगा। यानी सेज रेडी है, सेज रेडी है, लेकिन दूल्हा दुल्हन आए ही ना। दूल्हा दुल्हन अगर आएगा नहीं तो सेज को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। सेम वही यहां पर भी कंडीशन है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है अपने आप को रेडी रखता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, जो एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में पहुंचेगा और ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन आकर के एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच कर जाएगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम वॉल अपने आप को तोड़ देता है, सेड कर देता है, ब्रेक कर देता है और तोड़ करके वेजाइनल ओरिफिस से फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है। यहां पर दे रखा है द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल व्हिच फॉर्म्स अ फ्लूइड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, जो वेजाइना से वेजाइनल ओरिफिस के थ्रू ये बाहर फ्लश आउट कर जाता है। आगे अगर बाय द वे मेंस्ट्रुएशन ना हो, किसी कारण से हम बोले कि कंटिन्यूअसली मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, कंटिन्यूअसली मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, लेकिन अचानक से अगर मेंस्ट्रुएशन रुक जाए तो हम लोग बोलते हैं घर में बधाई हो, है ना, माँ बनने वाले हो, बाप बनने वाले हो, पिता बनने वाले हो, दादा बनने वाले हो, नाना बनने वाले हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। यानी ये क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यानी अब प्रेगनेंसी को अटेन कर लिया गया है। और फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा, तो वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा अप टू 9 मंथ और पोस्ट पार्चुरेशन एंड डिलीवरी के बाद भी अप टू 6 मंथ। अब वहां से ओवम यानी सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ना होने के कारण ही नया मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट करता है। दे रखा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुएशन वापस रीस्टार्ट कर जाएगा। देयर कैन मेंस्ट्रुएशन अकर ओनली इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होता है, अन्यथा फर्टिलाइजेशन की कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पर रुक जाता है। आगे However, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए तो प्रेगनेंसी का ही कंडीशन है। कई बारी
स्ट्रेस का कंडीशन, घर में बहुत तनाव है, पढ़ाई का बहुत तनाव है, बहुत सारा ऐसा कंडीशन आ सकता है। घर में पारिवारिक कोई दिक्कत है ना, फ्रेंड के साथ कोई रिश्ता खराब हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, ऐसे बहुत सारे है जहां पर स्ट्रेस कंडीशन की बातें करते हैं। आपका हेल्थ का कंडीशन बहुत खराब है, आप खाना अच्छे से नहीं खाते हो, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो, अपने प्रॉपर हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते हो, इस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाता है या टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए सीज कर जाता है। दे रखा है however it may also be caused due to some other underlying causes like stress और poor health। यानी अगर स्ट्रेस में रहोगे, पुअर हेल्थ में भी रहोगे, पुअर हेल्थ भी रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट नहीं होता। इसलिए अपने कंडीशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपने स्ट्रेस कंडीशन को भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। आगे क्या दे रखा है, द प्राइमरी फॉलिकल, जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये प्राइमरी फॉलिकल है। द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी grows to become a fully mature graphene follicle this phase। यानी जो फॉलिकुलर फेज है, इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी ओवरी है, प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल ग्रोथ करता हुआ क्या बना लेता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करने में टाइम कितना लगता है, तो शुरुआत के 5 दिन तो ब्लीडिंग ही हो रहा है, तो 6वें दिन से लगभग 13वें दिन तक ये कार्यक्रम हो चुका होता है। क्लियर है। आगे यहां पर दे रखा है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, 5वें से यानी 6वें से लगभग 13वें दिन तक ये फॉलिकुलर फेज चलता है। इसके बाद मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रेडी हो चुका होता है। अब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का रेडी होने का फायदा क्या, कि अब ये जो ओवरी है, ओवरी से एंडोमेट्रियम वॉल, ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। लेकिन इसी समय, ठीक इसी समय, इधर जब ओवरी में मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक इसी समय जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर भी एंडोमेट्रियम वॉल पूरी तरीके से अपने आप को रेडी किए हुए। आइए, स्वागत है आपका। किसका स्वागत करना चाहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो का स्वागत करने के लिए रेडी है। देर का सेकंड पैरा में कि साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, यानी प्रोलिफरेट करके एंडोमेट्रियम वाल अपने आप को रेडी किए हुए, क्या ये आपका हम स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आगे नेक्स्ट दे रखा है, these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary glands। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो रिलीज करता हुआ हार्मोन है और ओवरी के द्वारा जो रिलीज करता हुआ हार्मोन है। लाइक नाम आप सुने होंगे एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम आप सुने होंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एलएच, है ना। ये सब हार्मोन जो कहां से रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज करवाया जाता है। देखते हैं द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच increases towards the end of follicular phase। यानी जैसे जैसे 13वां दिन खत्म होने लगता है, यानी पहले से लेकर 5वें से लेकर के 13 डे तक जैसे जैसे पहुंचता है, वैसे वैसे एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता जाता है। लेकिन इसमें भी एलएच का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, जिस फिनोमेनन को हम लोग नाम क्या देते हैं, एलएच सर्ज। जिस फिनोमेनन को हम लोग नाम क्या देते हैं, एलएच सर्ज। इस फिनोमेनन को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, एलएच सर्ज। और आपको बता दूं, इसी एलएच सर्ज के कारण, एलएच सर्ज यानी अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन कई गुना इंक्रीज कर जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। और इसी एलएच सर्ज के कारण ये जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। रप्चर करने के साथ ही सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी ओव्यूलेशन हो जाता है, और जो बचा खुचा पार्ट है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखते हैं, गोनाडोट्रोपिन इन टर्न स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, यानी प्रॉपर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो गया, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। थोड़ी सी बात समझने का है कि जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है, तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में एक बाहर से सेकेंड लेयर बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थेका इंटरना। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थेका इंटरना। थेका इंटरना के बनते ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वही चीज दे रखा है, गोनाडोट्रोपिन इन टर्न स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। ग्रोइंग फॉलिकल यानी थेका इंटरना जब बन चुका होता है, तो थेका इंटरना क्या करवाता है,
कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाना शुरू कर देता है। अगला लाइन, बोथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच, बहुत कीमती लाइन है, बोथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच attain a peak attain a peak level in the middle of cycle exactly on the 14th day। और जैसे एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, जिसके लिए मैंने वर्ड आपको क्या बताया था, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। और जैसे एलएच सर्ज होता है, आपको यहां पर डायग्राम में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो मैच्योर ग्राफिन फॉल करता है, रप्चर कर जाता है, रप्चर करने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte हो बाहर रिलीज कर जाता है। आगे इस कंडीशन में जो डायग्राम आपको शो किया जा रहा है, यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस कंडीशन में क्या है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, दैट इज कॉल्ड द एलएच सर्ज, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा दिया हूं कि एलएच सर्ज होता क्या है। आगे क्या दे रखा है, इट इंड्यूसेस, एलएच सर्ज के कारण होता क्या है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ कि अचानक से जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल था वो धीरे धीरे रप्चर करना शुरू करता है। रप्चर होने के साथ ही जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाता है, ओवरी से बाहर चला आता है, जिस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया था, ओव्यूलेशन। यहां पर वही चीज दे रखा है, इट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड देयरबाय द रिलीज ऑफ ओवम द सेकेंडरी oocyte, यानी ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो चुका है। क्लियर है। आगे अब ओवुलेशन होने के बाद जो 15 से 28 दिन का साइकिल है, उस टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रेगनेंसी अटेन कर लिया तो एक कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज बना रह जाता है, जिस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। ये जो वर्ड है ना ल्यूटियल, एक पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटीन, और ये ल्यूटीन पिगमेंट येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज व्हाई कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं, इसे येलो बॉडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। एक इसमें कन्वर्ट कर गया कॉर्पस ल्यूटियम में। आपको बता दूं, एक कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी फंक्शन करता है। और टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करने का मतलब क्या, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी करवाता है। और यही प्रोजेस्टेरॉन है जो आगे चल करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यानी यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वाल है उसका फर्दर मेंटेनेंस, फर्दर ग्रोथ, सब कुछ ध्यान रखना किसका जिम्मेदारी है, प्रोजेस्टेरॉन का। दे रखा है, द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। यहां पर आप देख सकते हो कि जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, इसका मतलब क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया, इसके बाद अचानक से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी ज्यादा हो गया। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। Such an endometrium is necessary for implantation of the blastocyst stage and other events of the pregnancy। ये ऑलरेडी मैं आपको बात बता चुका हूं कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी के अदर फर्दर इवेंट्स को मेंटेन करने के लिए भैया प्रोजेस्टेरॉन का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। आगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। ध्यान रहे, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्दर सारे इवेंट्स वहीं के वहीं बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। एंड फर्दर अप टू प्रेगनेंसी एंड पोस्ट पार्चुरेशन अप टू 6 मंथ, यानी 9 महीने तो प्रेगनेंसी का, और डिलीवरी के बाद भी जो अगले 6 महीने तक होता है, वहां पर कोई भी मेंस्ट्रुएशन जैसा इवेंट नहीं होता है। वही चीज यहां पर दे रखा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation। अब यहां पर कोई भी menstruation नहीं होता है। In the absence of fertilization the corpus luteum, ये भी कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डिजनरेट कर जाता है इनटू अ व्हाइट बॉडी। उस व्हाइट बॉडी को हम लोग नाम क्या देते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। देयर का है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स इनटू अ व्हाइटिश बॉडी, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस एल्बिकेंस। और एक कॉर्पस एल्बिकेंस फर्दर डिजनरेट कर जाता है, डिजनरेट कर करके नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस एंड फर्दर लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट कर जाता है।
इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, यानी 12 साल अगर हम एवरेज डाटा ले लें कि लड़की का एज प्यूबर्टी कंडीशन 12 साल में स्टार्ट होता है, तो 12 साल से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है? 50 साल। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 50 साल तक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चले, ये 45 ईयर में भी सीज हो सकता है, बंद हो सकता है, ये 40 ईयर में भी हो सकता है, कईयों का 55-60 तक जा सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम क्या बोलते हैं कि 50 साल में ऑन एन एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है। देखते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर of age and is referred to as menopause। इसे हम मेनोपॉज के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के कंडीशन में स्टार्ट होता है तो वर्ड क्या था उसके लिए? इसके लिए वर्ड मैंने बोला था मेनार्की, यानी जब स्टार्ट होता है तब तो बोलते हैं मेनार्की, और जब सीज हो जाता है, जब बंद हो जाता है, इसके लिए वर्ड क्या देते हैं? मेनोपॉज, नेचुरल सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट दे रखा है कि साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, यानी अगर नॉर्मल कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहे तो ये मान कर चल सकते हैं कि आपका हेल्थ जो है वो प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन है ना। यानी जब मेनार्की होना है तो स्टार्ट हो जाए और मेनोपॉज जब होना है तो खत्म हो जाए, इसके बीच में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में होता रहे, इसका मतलब है कि आपका हेल्थ प्रॉपर है, आपका हेल्थ बहुत अच्छा है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम एक्चुअली 12th एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम में आप क्लियर कट देख सकते हैं, सबसे नीचे तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वॉल है यहां पर क्या आपको बताना चाह रहा है कि शुरुआत के जो 4-5 दिन है, उस 4-5 दिन में क्या हो रहा है? एक्चुअल में ब्लीडिंग हो रहा है। शुरुआत में आप देख सकते हैं इस नीचे रेड कलर वाले डायग्राम को कि ब्लीडिंग फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस टाइम पर ब्लीडिंग हो रहा है। इसके बाद फिर जो प्राइमरी फॉलिकल है इसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है, यहां पर आपको ब्लीडिंग का शो किया जा रहा है। इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, इसके बाद ओवुलेशन हो जाएगा एग्जैक्टली ऑन द 14th डे, है ना। और इसके बाद जो ल्यूटियल फेज है, कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन हो जाएगा, सोन। इसके ऊपर देख सकते हैं कि दो हार्मोन को आप ध्यान से देखो, एफएसएच एंड एलएच, इन दोनों का लेवल इंक्रीज हो चुका है ड्यूरिंग ओवुलेशन, यानी जब 14वां दिन हो रहा है तो एग्जैक्टली ऑन द 14th डे एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो चुका है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 13वें दिन तक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होता है। इसका मतलब क्या कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है तो उसका जो थेका इंटरना है, थेका इंटरना भी वेल डेवलप्ड हो चुका होगा, और उस कंडीशन में एस्ट्रोजन हार्मोन का भी सिक्रीशन बढ़ चुका होगा। अब देखो कि इस कंडीशन में जब फॉलिकुलर फेज की बातें कर रहे हैं, इस कंडीशन में एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 14वें दिन जब ओवुलेशन हो जाएगा क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी कंसंट्रेशन अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। आगे एक छोटा सा पैरा और है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार स्टार्ट होता है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्की। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ अराउंड 50 ईयर जब स्टॉप होता है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। There the first menstruation begin at the age of puberty and that is called the menarche. The permanent cessation of menstrual cycle that is called the menopause. ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसके बीच का फेज है, इसके बीच के फेज को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। या इसी पीरियड में एक फीमेल फर्टिलिटी को अटेन कर सकती है, मां बन सकती है, इसके पहले और इसके बाद भी मां नहीं बन सकती है। तो ये तो था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप मुझे बता भी सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पर मेरे से वीडियो चाहते हैं, मैं उस वीडियो को बना करके अपलोड करता जाऊंगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सजेशंस जो देना चाहते हो दे सकते हैं। थैंक यू।